Good morning, everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is 13th lecture in the series of hydraulics, and as we are going with this open channel flow, तो ओपन चैनल फ्लो में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर किया हुआ है और ये तीसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के बारे में। तो ये 2 टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोगों को कवर करना है। और इससे पहले हम लोगों ने कंपैरिजन बिटवीन पाइप फ्लो एंड चैनल फ्लो हम लोगों ने कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोलिक पैरामीटर्स देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने चेजीज एंड मैनिंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज है वो देख लिया। तो आज हम लोग मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल सेक्शन करने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि डेराइवेशन नॉट रिक्वायर्ड ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेराइवेशन को भी कवर करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली डेराइव होता कैसे है, डेराइव होने के बाद जो फॉर्मूला है वो कैसे हमारे पास आता है। तो ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में या मैं सिर्फ इकोनॉमिक टर्म के बारे में बात करूँ, चलिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, समझ में सब कुछ आराम से आता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो टर्म है यहाँ पे इकोनॉमिक है ना, इस टर्म को समझो। मैं अगर इकोनॉमिक सेक्शन बोल रहा हूँ, मैं अगर मोस्ट इकोनॉमिक कार बोल रहा हूँ, मोस्ट इकोनॉमिकल कोई इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? तो जब मैं इकोनॉमिकल टर्म का इस्तेमाल करता हूँ या कहीं पे भी लिखा रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है, इसका मतलब ये है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को। इसका मतलब ये है कि उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है। इफ़िशियंसी अच्छी है का मतलब ये है कि हम लोग इनपुट कम दे के ज़्यादा आउटपुट उससे ले सकते हैं। दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो इकोनॉमिकल टर्म वहाँ पे लगा होगा जहाँ पे किसी भी चीज़ को इफ़िशियंट बताया जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर चैनल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चैनल दिखता कैसा है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे चैनल बना हुआ है। चैनल का मतलब है कि आपके स्क्रीन पे सेक्शन बना हुआ है चैनल का, कि अगर कोई रेक्टेंगुलर चैनल है तो इस तरीके का होगा। अगर आप इसको अपने डेली लाइफ में देखना चाहते हो तो रेक्टेंगुलर चैनल का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको जो जनरल म्यूनसिपालिटीज़ में आपको बना हुआ जो सीवर्स के लिए, जो सीवेज के लिए जो सीवर वाटर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए बेसिकली जो आपको नालियाँ बनी हुई होती है, वो क्या होती है? वो इस तरीके के रेक्टेंगुलर चैनल का एग्जाम्पल होती है। तो रेक्टेंगुलर चैनल आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, मैं दोनों पैरामीटर्स को नोट डाउन कर लेता हूँ। चलिए, पहला पैरामीटर्स आप यहाँ देख सकते हो, ये बी है यानी कि बेड, और दूसरा पैरामीटर्स है डी, जिसको हम लोग डेप्थ बोल रहे हैं। और ये डी क्या है? ये डेप्थ ऑफ वाटर है, ना कि डेप्थ ऑफ चैनल। अगर मैं बोलूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि चैनल की डेप्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये डेप्थ नहीं है। डेप्थ हम लोग उसको कंसिडर करेंगे जितने में वाटर फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझ सकते हो, आपको यहाँ पे ये समझ आ जाएगा देख के कि B इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि बेड तो हमेशा कांस्टेंट होगा, बट ये D क्या है? वेरिएबल है। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि अभी इस पर्टिकुलर चैनल में इतना वाटर बह रहा है, इतना वाटर फ्लो कर रहा है, इतना हाइट ऑफ वाटर, तो D कितना होने वाला है? इतना। लेकिन अभी अगर मैं थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा दूँ तो फ्लो इतना हो रहा है, तो D यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज कहीं ना कहीं डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो डिस्चार्ज डेप्थ का एक फैक्टर है, हम लोगों को यहाँ से ये मालूम चल गया। चलिए, ये तो हो गई रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में बातें, और बातें हो गई किसके बारे में? इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें या हम लोग अगर डिस्कस करें कि एक चैनल इकोनॉमिकल कब होगा, तो आप एक चैनल को इकोनॉमिकल कब बोलोगे? आप तब बोलोगे। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें। मुझे एक सीवेज के डिस्चार्ज के लिए ना, मुझे एक नाली, इस तरीके का रेक्टेंगुलर कोई चैनल बनाना है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर चैनल जिसको कि हम लोग नाली बोलते हैं ना, ये हम लोगों को प्रिपेयर करना है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा?
वो डिपेंड करेगा कि हम लोग इस साइड में कितना वॉल बना रहे हैं, यानी कि डेप्थ कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, बेड कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, बेड कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम लोगों का इस तरफ ये वॉल कितना है। तो ये फाइनली जो हम लोग बोल सकते हैं कि पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा, इसी को तो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं ना, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक ऐसा चैनल जिस चैनल के लिए पेरीमीटर मिनिमम हो, पेरीमीटर मिनिमम हो का मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो है वो मिनिमम करना पड़े और फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो दैट चैनल विल बी नोन एज इकोनॉमिकल चैनल। इसका मतलब ये कि एक ऐसा चैनल जिस चैनल में हम लोगों का जो पेरीमीटर है वो कम हो और उसके साथ साथ हम लोगों का जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा हो, तो हम लोग उस चैनल को इकोनॉमिकल चैनल बोलेंगे। ओके, अब ये तो इकोनॉमिकल चैनल हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब एक छोटा सा फैक्टर है जो यहाँ पे और डिस्कस करना बाकी है, ये थोड़ा हम लोग फॉर्मूला से डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू होता है A इंटू सी अंडर रूट एम आई। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये हम लोगों ने चेज़िज़ इक्वेशन में पढ़ा है। यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे आप A देखोगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, C क्या है ये आपको यहाँ पे देखोगे तो चेज़िज़ कांस्टेंट है, I क्या है बेड स्लोप है, और M क्या है, M इसका मीन हाइड्रोलिक डेप्थ है। तो अगर आप M को लिखना चाहोगे तो मैं इसी इक्वेशन को आगे लिख सकता हूँ A इंटू सी, और M के जगह में मैं लिख सकता हूँ एरिया बाई पेरीमीटर, है ना, एरिया बाई पेरीमीटर, और इसको मैं अंडर रूट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई को मैं अलग से अंडर रूट कर देता हूँ। चलिए ये मैंने लिख दिया। ये बेसिकली मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे बदल रही है, सब कुछ कैसे हो रहा है, आपको ये समझ में आए कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी लिख रहा हूँ, चूँकि डेराइवेशन समझना इज़ वेरी इजी, आप एक बार देखोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये समझ आ जाएगा कि हम लोग डिराइव कर कैसे रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिस्चार्ज डिपेंड करता है, तो वहाँ से चीज़ें और आसान हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे अगर आपको ये बोलूँ, आपको मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं अगर ये बोलूँ Q इज़ इक्वल टू, मैं इस C और I को ना कांस्टेंट मान लेता हूँ और इस कांस्टेंट को मान लेता हूँ K। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ K इंटू A टू दी पावर 3/2 अंडर रूट था, और यहाँ पे बाहर में एक अलग से था A टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट P। ये मैं लिख सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से हम लोगों को मालूम चलेगा कि डिस्चार्ज पेरीमीटर से कैसे डिपेंड करता है, मतलब ये कैसा फंक्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो Q जो है वो डायरेक्ट, अगर मैं इसको इरेज करूँ, चलिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो चलिए मैं इसको अगर इसको हटा दूँ यहाँ से, तो आप ये बोल सकते हो कि ये डिस्चार्ज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पे बोलोगे कि डिस्चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट P के। इसका मतलब ये कि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर। तो यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। क्लियर ये होता है कि एक ऐसा सेक्शन जिस सेक्शन के लिए एरिया मैक्सिमम हो और पेरीमीटर मिनिमम हो, वो सेक्शन क्या होगा, वो सेक्शन इकोनॉमिक होगा, वो सेक्शन से जो डिस्चार्ज होगा वो इकोनॉमिक डिस्चार्ज होगा। मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोग तब बोलेंगे जब कहीं भी हम लोगों का एरिया मैक्सिमम हो और पेरीमीटर मिनिमम हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक ऐसे कंडीशन को डिराइव करने वाले हैं जहाँ पे एरिया मैक्सिमम हो और पेरीमीटर मिनिमम हो। किस चैनल के लिए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। तो हम लोग जब अब आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और मैं अगर टेक्निकली ना जाऊँ, मैं अगर इस चीज़ को टेक्निकली ना समझूँ, मैं इसको अपने इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से अगर इसको समझने की कोशिश करूँ, तो आप यही बोलोगे ना कि वैसे चैनल को हम लोग इकोनॉमिक बोलेंगे जहाँ पे कम से कम हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़े, है ना। तो आप देखोगे हम लोग इसी फैक्टर को पेरीमीटर बोलते हैं, और अगर आपकी पेरीमीटर मिनिमम हो और एरिया मैक्सिमम हो तो वो चैनल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
तो मतलब कि वैसा वैसा पर्टिकुलर डिस्चार्ज जहाँ पे एरिया मैक्सिमम और आपको पेरीमीटर मिनिमम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन बोलेंगे, इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल, इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिराइव करने वाले हैं, हम लोग इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल को डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो ये आपके स्क्रीन पे है और मैं इस बारे में अभी यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि डेराइवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि किसको इकोनॉमिकल सेक्शन बोलते हैं। लिखा गया है द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज दैट फॉर अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, जो एरिया के लिए आपको पेरीमीटर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ओके, ये आपको कंडीशन है इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। तो हम लोग इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करने वाले हैं। आप लोग आगे कंप्लीट डेरिवेशन देखिए, इसके बाद किसी भी तरह की परेशानी आती है देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आफ्टर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट, क्योंकि क्या होता है जब तक आप लाइक नहीं करते हो तो वीडियो में थोड़ा आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को आप प्रमोट नहीं कर पाते हो। आपको यहाँ पे जो है चीज़ें सिर्फ आप तक सीमित रह जाती हैं ना, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो आपका अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ तो ये एक ही बात बार बार बोलना इज़ नॉट अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, रेगुलर वीडियोस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद होंगे और आपको ये मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए, मैं बात कर रहा था रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में। यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर चैनल बना लिया, आपके स्क्रीन पे रेक्टेंगुलर चैनल आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे इस तरीके का एक चैनल है, यहाँ पे डेप्थ डी है और यहाँ पे बी उसका बेड वैल्यू है। तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ आपको एरिया ऑफ फ्लो, तो एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाता है, एरिया ऑफ फ्लो हो जाता है बी इंटू डी, यही वाला एरिया ना, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू डी। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं अगर बोलूँ कि इसकी पेरीमीटर कितनी है, तो आप क्या जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, जो वाटर का सरफेस, जो वाटर पर्टिकुलर चैनल से जो अटैच आपको जो जितनी विड्थ होती है, जितनी लेंथ होती है, जितनी उसकी मैग्नीट्यूड होती है, आप जो बोल सकते हो, मतलब कि पर्टिकुलर फ्लो में जो पर्टिकुलर वाटर का पोर्शन चैनल के साथ अटैच होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में वाटर इतने वाले पोर्शन के साथ अटैच है, ये तो फ्री टू एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी पेरीमीटर इतनी है। तो मैं पेरीमीटर के लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ B इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, D इसके लिए और D इसके लिए। चलिए मैं लिख दिया B प्लस D प्लस D, यानी मैं लिख सकता हूँ B प्लस 2D। तो मैंने एरिया और पेरीमीटर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब मैं यहाँ पे मैं एरिया वाले में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है B इंटू डी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू A बाई डी। चूँकि इसको आगे पुट करना है इसलिए हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ से पेरीमीटर मैंने निकाला था, पेरीमीटर इज इक्वल टू B प्लस 2D। तो मैं यहाँ पे B के जगह मैं पुट कर सकता हूँ A बाई डी मैंने यहाँ फाइंड किया है, B इज इक्वल टू A बाई डी। तो मैंने क्या किया, B के जगह में A बाई डी पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है, P इज इक्वल टू A बाई डी प्लस 2D। ओके, ये मिल जाता है। तो ये एक इक्वेशन है, मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 आप मार्क कर सकते हो, मैं लिखा नहीं। तो चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बारे में कि अगर आप बोलोगे मिनिमम, है ना, अगर आप बोलोगे मिनिमम पेरीमीटर, तो मिनिमम पेरीमीटर किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, आप मिनिमम पेरीमीटर किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, एरिया के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो कि एरिया के रिस्पेक्ट में पेरीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। चलिए यहाँ मैंने यही चीज़ यहाँ स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि आपको जो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके रिस्पेक्ट में पेरीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, तो एरिया के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करना है। मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, डिराइव करते हैं ना हम लोग। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कि dP बाई DA शुड बी मिनिमम, है ना, dP बाई DA शुड बी मिनिमम। मिनिमम का मतलब कितना, ये ज़ीरो से मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो मुझे जो कंडीशन है वो मिल जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ dP बाई DA क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। कम से कम का मतलब 0 होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। अब चूंकि आप देखोगे, चलिए मैं यहाँ लिख दिया, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए मैं अब यहाँ अगर आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एरिया कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आप देखोगे एरिया यहाँ पे डिपेंड कर रहा है 2 फैक्टर पे। पहला है बेड,
यानी ये बी, और दूसरा है डेप्थ यानी कि डी। ओके, लेकिन अब जब आप बोलोगे कि एरिया में ये कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है और कौन सा फैक्टर वेरिएबल है, तो आप यहाँ देखोगे बेड की वैल्यू ना कांस्टेंट है, ये ना तो बढ़ने वाली है ना तो कम होने वाली है। तो हाउएवर यू कैन से दैट एरिया इज ओनली द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेप्थ, है ना। एरिया किस पे डिपेंड करने वाला है, इस डेप्थ पे डिपेंड करने वाला है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करना था डी पी बाई डी ए इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या डिराइव करेंगे, इसको हम लोग डिराइव करेंगे डी पी बाई डी डी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि जो चेंज इन पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ है वो क्या होना चाहिए, 0 इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। हम लोगों ने बात किया चैनल इकोनॉमिकल होगा कब, जब इकोनॉमिकल तभी होगा जब उसकी पेरीमीटर कम हो और उसका डिस्चार्ज ज़्यादा हो। इसका मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए अगर पेरीमीटर का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर इकोनॉमिकल चैनल बोलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल दिया कि इसको कैसे डिराइव करना है, पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि एरिया इज ओनली अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, नॉट द फंक्शन ऑफ बेड, क्योंकि बेड तो कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे उसको डी पी बाई डी डी इज इक्वल टू 0 लिख दिए। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग अपने आगे वाले स्लाइड में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, डी पी बाई डी डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है ना। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी डी पी फाइंड किए थे। चलिए मैं पीछे वाले स्लाइड में थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। आपने यहाँ पे देखा था P इज इक्वल टू ए बाई डी प्लस 2D ना। तो अब आप यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर सकते हो, ए बाई डी प्लस 2D। अब मैं जब इसको डिराइव करूँगा, डिराइवेशन बहुत आसान सा सब टॉपिक है, मैथमेटिक्स में आता है। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ये लिखते हैं d बाई, चलिए मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू लिखते हैं 2x ना। यानी कि ये जो पावर है वो आ जाता है यहाँ पे, और ये x जो है उस पे पावर में हम लोग -1 कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी डी ऑफ ए डी किया, तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और ये क्या d टू द पावर -1 है ना, d टू द पावर -1 है। तो d टू द पावर -1 को मैं क्या कर दिया, -1 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं d टू द पावर -1 में -1 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया d टू द पावर -2, जिसको मैंने लिख दिया -1 बाई -a बाई डी स्क्वायर। और 2d को जब आप डिराइव करोगे तो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट 2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि a इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। और चूंकि आप जानते हो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू डी, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से d और d को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। चलिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये d और यहाँ से d को कैंसिल आउट कर दिया, तो मैं लिख दिया b इज इक्वल टू 2d। इसका मतलब ये कि किसी भी इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जो बेड होना चाहिए वो ट्वाइस ऑफ डेप्थ होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास कोई एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर चैनल है और उसकी बेड की वैल्यू अगर आपके पास 20 है, बेड 20 है, तो उसके लिए डेप्थ कितना होना चाहिए, 10। तो उस चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बी और डी का रिलेशन निकाल लिया। अब हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाई पेरीमीटर, है ना। तो m इज इक्वल टू ए बाई पी, एरिया इज इक्वल टू क्या है, b इंटू डी, और p इज इक्वल टू क्या है, b प्लस 2d, हमने पहले फाइंड किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर d है ना, इसको पर्टिकुलर जो यहाँ पे b है ना, मैं b को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है b इज इक्वल टू क्या फाइंड किया है, 2d, तो मैं b की जगह रख दिया 2d, यहाँ भी मैं नीचे b की जगह 2d रख दिया, तो 2d इंटू डी क्या हो गया, 2d स्क्वायर, और यहाँ पे 2d प्लस 2d 4d, तो यहाँ पे एक d और यहाँ पे d का स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, d बाई 2। इसका मतलब ये कि किसी भी रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, d बाई 2, यानी डेप्थ बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे एग्जाम में और बोला जाएगा कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना कंसिडर करना है, d बाई 2।
ऑलरेडी हमने जब डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली dy/2 लिखा था, और वहाँ पे मैं आपको बोला था कि जब हम लोग जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए ओपन चैनल में आएंगे तो हम लोग उसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पे उसकी डेरिवेशन है कि m = d/2 कैसे होता है। तो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के बारे में। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपके स्क्रीन पे है, चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बार पिछले वाली कंडीशंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आप देख सकते हो। चलिए, इस तरीके का आपके पास जो चैनल होता है, चैनल को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है मैं देख लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे डी गिवन है, चलिए यहाँ पे बी गिवन है, और क्या गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है, और मुझे फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको ये बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है 1 in n। देखिए, आप एक चीज़ समझें, कभी भी अगर आपको स्लोप की वैल्यू गिवन होती है ना, कहीं भी आपको बताया रहता है स्लोप, तो स्लोप किस टर्म में गिवन होता है? स्लोप हमेशा गिवन होता है आइदर परसेंटेज में या रेशियो में। तो अगर आपको रेशियो में गिवन है तो आपको ऐसा लिखा होगा 1 in 50। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 in 50। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 50 मीटर हॉरिजॉन्टल में 1 मीटर वर्टिकल होगा, और यहाँ पे ये जो स्लोप लाइन होगा ये किसको बताएगा? 1 in 50 स्लोप लाइन को बताएगा। ओके, मैं एक बार फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 in 100, इसका मतलब क्या है? आप ये समझें कि 100 मीटर हॉरिजॉन्टल है ना, यहाँ पे 100 मीटर हॉरिजॉन्टल में अगर 2 मीटर वर्टिकल का कोई यहाँ पे लाइन अगर आप खड़ी कर दो, और यहाँ पे ये जो लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे या ये साइड ड्रॉ करोगे, तो ये साइड की स्लोप वैल्यू कितनी है? 2 in 100, यानी आप बोल सकते हो 1 in 50। बात तो बराबर है, 2 in 100 में आप 2/100 कर दो ना, तो आपको इसको कट करके वैल्यू कितनी आएगी? 1/50 आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे स्लोप आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अब आप इस चीज़ को थोड़ा अगर मान के चले प्रॉब्लम होती है देन प्लीज़ आप इसको लिखेंगे, और परेशानी होती है यू कैन कॉन्टैक्ट में, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्लोप को हमने कैसे लिया है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि बेड यहाँ पे बी है, डेप्थ यहाँ पे डी है, और इसके साथ आप क्या बोल सकते हो, और इसके साथ आप ये बोल सकते हो कि मैं अगर इस लाइन को वर्टिकल नीचे की तरफ बढ़ा दूँ, ध्यान से समझोगे, मैं इस लाइन को नीचे वर्टिकल बढ़ा दूँ, डेप्थ की वैल्यू ऑलरेडी डी गिवन है आपको, तो यहाँ पे लिखा गया है 1 in n, है ना। तो d में कितना हो जाएगा? d में ये nd के बराबर हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। n मीटर में ये 1 के बराबर है, तो d मीटर में ये कितने के बराबर होगा? d n के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये पर्टिकुलर लेंथ कितनी है? nd है। ध्यान से समझोगे, ये पर्टिकुलर लेंथ nd है, तो वैसे ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेंथ भी कितनी होगी? nd होगी, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मिनिमम विड्थ जो बेस विड्थ है वो कितनी है? b है, लेकिन आप जब टॉप विड्थ देखोगे तो ये कितनी हो जा रही है? ये b प्लस 2nd के बराबर है। अब आप बोलोगे 2nd कहाँ से आया? तो nd एक की वैल्यू, दोनों तरफ nd है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2nd। ओके, तो ये टॉप विड्थ कितनी हो गई? b + 2nd। डेप्थ d है और बेस b है, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। चलिए अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, इसके आगे कुछ भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? आप जानते हो एरिया = होता है 1/2 a + b × h, है ना। ये फॉर्मूला होता है a + b × h, ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए फॉर्मूला है। तो चलिए 1/2 मैंने पुट कर दिया। a क्या है? ये पर्टिकुलर दोनों साइड a और b से दोनों साइड को दिखाया जाता है, तो मैं a की जगह क्या पुट करूँगा? bc, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। चलिए मैंने bc रख दिया, और b की जगह मैं ad पुट करूँगा, और h की जगह मैं क्या पुट करूँगा? डेप्थ। तो आप देख सकते हो bc कितनी है? bc = b है, मैं लिख दिया। और यहाँ पे ad कितनी है? मैंने अभी भी फाइंड किया था, b + 2nd मैंने लिख दिया। डेप्थ कितनी है? d है, तो b + 2nd/2 × d = क्या हो गया? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, है ना। तो अब जब आप इसको यहाँ पे ऐड करोगे तो b + b क्या हो जाएगा? 2b + 2nd × d। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन लेके कट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? b + nd × 2। तो ये क्या आ गया? ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड किया? क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग पेरीमीटर भी फाइंड करते हैं कि पेरीमीटर कितना होना है।
उससे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे पिछले बार हम लोग क्या किए थे, हम लोग बी और डी में एक रिलेशन चाहिए होता है हम लोगों को, क्योंकि ये रिलेशन कहाँ काम आता है, ये रिलेशन हम लोगों को काम आता है जब हम लोग उसको डिराइव करते हैं ना, हम लोग उसको बेसिकली जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने वहाँ पे फाइंड किया था a इज इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये डेप्थ को इधर ले जाओगे आप, a बाई डी इज इक्वल टू बी प्लस एन डी, तो ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई डी माइनस एन डी, ये इधर चला गया। तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया a b इज इक्वल टू a बाई डी माइनस एन डी। ओके, चलिए अब मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं, पेरीमीटर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में पेरीमीटर कितनी होनी है, आप पेरीमीटर का कंसेप्ट पहले से जानते हो, जो वाटर बेसिकली जो चैनल के साथ अटैच जो लेंथ होता है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पेरीमीटर होना है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है ना। लेकिन आप देखोगे ए बी और सी डी तो बराबर है ना, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस टू सी डी, है ना। मतलब मैं ये दोनों को 2 इंटू सी डी लिख दिया, है ना। चलिए तो मैं यही करने वाला हूँ आगे, उस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया है कि आप यहाँ देख सकते हो मैं लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और बी सी को मैं लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस 2 सी डी। अब बी सी की वैल्यू आपको मालूम है b, और 2 तो 2 है, और सी डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है। चलिए मैं आपने कैलकुलेट नहीं किया, मैं फिर से इधर देख लेता हूँ। आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा। आप बोल सकते हो कि अगर ये d है और ये एन डी है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ होगा अंडर रूट एन डी का स्क्वायर, एन डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से d का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो आपको मिलेगा बाहर में d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना। चलिए मैं यहाँ तक कर लिया, तो मैं इसी चीज़ को मैं आगे नोट डाउन कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा, और मैं 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे, यहाँ से d बाहर आ गया, और यहाँ 2 पहले से था, 2d एन स्क्वायर प्लस 1 b प्लस 2d एन स्क्वायर प्लस 1, ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, पेरीमीटर मिल गया। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है। इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे वो 0 होना चाहिए, सॉरी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो डेप्थ है ना, डेप्थ में आपको एक टर्म तो कांस्टेंट है, यानी कि बेड। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी बी बाई डी डी, जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन किया। तो P आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो पेरीमीटर। चलिए मैं देखता हूँ पेरीमीटर कहाँ फाइंड किया आपने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने पेरीमीटर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ना, b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आपने b को यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है a बाई डी माइनस एन माइनस डी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, b के जगह में a बाई डी एन माइनस डी को लिख दे रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे अगले स्लाइड में कि आपको यहाँ क्या लिखा है, a बाई डी माइनस एन डी प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, a बाई डी को मैंने इंटीग्रेट किया माइनस a बाई डी स्क्वायर, एन डी को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो माइनस एन प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ये तो पूरा कांस्टेंट है, डी सिर्फ डी इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा 1, तो 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। अब जब आप इसको यहाँ पे आप इसको वन साइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई डी स्क्वायर प्लस n। मैंने क्या किया, मैं ये दोनों टर्म को उठा के इस तरफ ले आया। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मुझे ये इक्वेशन मिल गया। ओके, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुका हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1, चलिए मैं चलता हूँ। आपने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया की वैल्यू b प्लस एन डी इंटू डी। ओके, तो चलिए मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, है ना। एरिया की जगह मैं क्या पुट कर दिया, b n प्लस डी। चलिए मैं एरिया की जगह यहाँ पुट कर दिया b n प्लस डी इंटू डी, और बाई में नीचे डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर लिख दिया, n को n कॉपी कर दिया, और मैं इधर इसको कॉपी कर दिया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे b प्लस
आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बी प्लस बी डी प्लस एन डी का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डी और ये डी तो कैंसिल हो गया ना। अब जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये लिख सकते हो आप बी प्लस टू एन डी बाई डी इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट। तो अब जब आप यहाँ पे ये टू को इधर ले आओ और ये डी को इस तरफ ले जाओ तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, बी प्लस टू एन डी बाई टू इज इक्वल टू डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। तो ये एक यहाँ तक आपको डिराइवेशन कंप्लीट हो गया। और मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पे आप जब देखोगे ना, कंसेप्ट थोड़ा सा है, बाकी कंप्लीट मैथमेटिक्स है। आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती है ना, तो आप क्या करो कि पहले पूरे के पूरे स्लाइड में जो भी डेटा है, जो भी मैंने लिखवाया, आप उसको क्या करो, कॉपी कर लो। इसके बाद कॉपी करने के बाद आप उसको लाइन से समझो। इसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आती है देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट कि हाँ आपने सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया या यहाँ पे कुछ आप बता रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है या यहाँ पे कुछ भी परेशानी है। ओके, तो अब मैं आगे बात करता हूँ। आप यहाँ पे ये आपने फाइंड कर लिया, ये वाला लाइन b प्लस टू एन डी बाई टू इज इक्वल टू डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। अब आप इस चीज़ पे थोड़ा एनालाइज करो। तो मैं इस चीज़ पे एनालाइज करने के लिए मैं आपको पिछले वाले स्लाइड पे थोड़ा ले जाऊँगा। आपने क्या फाइंड किया था, आपने फाइंड किया था पिछले वाले कंडीशन में, फर्स्ट पेज में आपने फाइंड किया था कि इस तरीके के रेक्टेंगुलर चैनल में जो टॉप विड्थ थी वो कितनी थी, वो थी आप देखोगे वो थी b प्लस टू एन डी। ओके, आपने ये फाइंड किया था, ये b प्लस टू एन डी थी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ b प्लस टू एन डी बाई टू है ना, तो इसका मतलब कि इसका आधा, इसका मतलब ये कि इसका आधा है ना, चलिए इसका आधा। और आप इधर देख रहे हो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन इंटू डी। आपने किसको फाइंड किया था, आपने एक साइड को फाइंड किया था। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में शुरू में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर साइड को फाइंड किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो आप चलते हैं यहाँ पे, आप देखोगे मैंने यहाँ फाइंड किया था ना डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। इस पर्टिकुलर सी डी के लिए अगर आप बात करोगे तो मैंने यहाँ लिखा 2CD। तो CD की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, CD की वैल्यू आप देखोगे इतनी है ना। तो डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके लिए, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके लिए ये जो है ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में टॉप विड्थ का हाफ है ना, टॉप विड्थ का हाफ है, और ये टॉप विड्थ का हाफ है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये आपको साइड है, साइड स्लोप है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। इसका मतलब ये कि फॉर अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इट विल बी इकोनॉमिकल ओनली इफ हाफ ऑफ इट्स टॉप विड्थ, मतलब आधा टॉप विड्थ जो है वो उसके एक साइड स्लोप के बराबर हो। ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या डिराइव किया, हमने ये डिराइव किया ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को हम लोग इकोनॉमिकल कब बोलेंगे। जैसे कि हमने आप देखोगे रेक्टेंगुलर में फाइंड किया था ना, हमने क्या फाइंड किया था, b इज इक्वल टू 2d है ना, b इज इक्वल टू 2d फाइंड किया था हमने। तो इसका मतलब ये बोला था हमने कि बेड जो होना चाहिए वो डेप्थ का 2 गुना होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कब होगा इकोनॉमिकल, जब आपको ये साइड स्लोप जो है वो इसके आपके जो टॉप विड्थ के साथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ एक इक्वेशन फाइंड कर लिया और इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख भी दिया, हेयर b प्लस टू एन डी बाई टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप विड्थ, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड स्लोप। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन देयर मस्ट बी इक्वेशन 4 सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हाफ ऑफ द विड्थ जो है वो वन ऑफ द साइड स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, इसके बाद हमारा काम है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करना। यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, कुछ करना नहीं होता है हम लोगों को। आप यहाँ पे देखोगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई बी। तो मैंने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम था b प्लस एन डी इंटू डी, और पेरीमीटर आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ b प्लस 2d एन स्क्वायर प्लस वन। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये 2d एन स्क्वायर प्लस वन जो है आप देखोगे इधर में अगर मैं चलूँ तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। आप चलिए पिछले वाले स्लाइड में, तो आप यहाँ देखोगे डी एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या है,
डी एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू बी प्लस टू एन डी बाई टू है। तो चलिए मैं इस टू को इधर ले जा सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बी प्लस टू एन डी इज इक्वल टू टू डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन के बराबर होगा, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या किया ना, मैं वहाँ पे अब इस स्लाइड में आप देखोगे टू डी प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन की जगह मैंने इसको पुट कर दिया, ये वाले वैल्यू को, चूंकि टू इधर चली गई तो ये तो बराबर हो गया ना, तो मैं इसको पुट कर दिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पेरीमीटर के जगह में बी प्लस टू एन डी, तो यहाँ पे हो गया टू अंडर ब्रैकेट बी प्लस एन डी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरीमीटर की ये वैल्यू कब होगी, पेरीमीटर की वैल्यू तब होगी जब सेक्शन इकोनॉमिकल है। तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक कंडीशन के लिए जो पर्टिकुलर जो इक्वेशन आया था उसको मैंने पुट करके पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे अगर एरिया को पुट करूँ तो मैंने एरिया को यहाँ पुट कर दिया, मैंने पेरीमीटर जो यहाँ पे इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए आया उसको यहाँ पुट कर दिया, ये बी प्लस एन डी कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, d बाई टू। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, दिस इज ऑल अबाउट दैट रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने पूरा डेराइवेशन किया, इसके बाद आप क्या करते हो, आपको पूरा डेराइवेशन नोट डाउन करना है। इफ़ आफ्टर जस्ट नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो भी बताया गया उसके बाद अगर आपको कुछ परेशानी होती है देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम बंसल ऑल्सो, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बेसिकली आपके सिलेबस में आपको बताया गया है दैट यू डोंट नीड टू स्टडी दिस डेराइवेशन, इफ यू विल हैव आइडिया अबाउट दिस फॉर्मूला ओनली then you can solve all the numericals and questions whatever will come in your examination will be based on this formula only, not from this derivation. But it is important to understand, so I have just explained it, you just note down and we will come in the next lecture with these two topics. मैं क्या करूँगा कि अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आपने देखा है स्पेसिफिक एनर्जी, लाइन इन फ्लो और रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रॉड नंबर के बारे में बात करूँगा। मैं हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो प्लीज़ आप लाइक करें प्लीज़ करके, है ना, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या जिनको इंटरेस्ट है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स, वीडियोज़ जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के MCQ वो भी यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो आप लोग इसको कंटिन्यू करके देखें, और किसी भी तरह की परेशानी होती है देन यू कैन रीच मी एनी टाइम, कभी भी आपको जब डाउट होता है आप रीच कर सकते हो, लिख सकते हो कि ये परेशानी है, ये समझ नहीं आया इस तरीके से, क्योंकि चीज़ें कभी कभी एक बार में समझ नहीं आती है, उसको देखना होता है, फिर नोट डाउन करना होता है, फिर से उसको समझना होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नोट डाउन कर लोगे, जस्ट आप डेराइवेशन समझ के रट लोगे तो उससे कुछ काम बनता नहीं है, बाद में आप भूल जाओगे टाइम के साथ। लेकिन आप जब इसको पूरी अच्छी तरीके से अच्छे से क्या करते हो कि कंसेप्ट को आप समझ लेते हो ना कि हो कैसे रहा है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है बार बार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।